जल के विषय में हम डिस्कस करते हैं। तो जल एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। जैसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, ऐसे ही जल भी एक रिसोर्स है। इससे पहले वाले चैप्टर 2 में हमने देखा था कि हमने उसमें कई सारे रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन किया था, और उन रिसोर्सेज में हमने देखा था कि इन रिसोर्सेज को हम दो बड़े भागों में बांट सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और कुछ मैन मेड होते हैं, यानी कि मानव निर्मित, मानव के द्वारा वो बनाए जाते हैं। इंसान के द्वारा, इंसान का उसमें श्रम लगता है, तब वो संसाधन बनता है। लेकिन जल जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्स है, जो कि एक रासायनिक, एक केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक तत्व है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है। H2O स्पष्ट संकेत देता है कि जल की संरचना में दो तत्व मिले हुए हैं, और ये दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। H2 stands for two atoms of hydrogen and O stands for one atom of oxygen। अर्थात जल के निर्माण में दो अणु हाइड्रोजन के होते हैं और एक अणु ऑक्सीजन का होता है, और इस तरह से जल का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जल की रासायनिक संरचना है, उसका एक रासायनिक ढांचा है। अब हम बात करते हैं कि जल का महत्व क्या है, और जल हमारे जीवन में किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जल के महत्व के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि जल जीवन का आधार है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जीवन जल में ही उत्पन्न हुआ, और फिर आगे जल से ही जीवन का विस्तार हुआ। जल हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वो आवश्यकताएं हमारी व्यक्तिगत हों, जिसमें खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, जल पीना। देखिए, जल को पीना जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जल के अंदर बहुत सारे जैसे हमने कहा कि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और जल के अभाव में हमारा जीवन असंभव है। यदि हमें कुछ दिनों तक पानी ना मिले तो फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, और हमारा बचना नामुमकिन हो जाता है। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ ही जल सभी आर्थिक गतिविधियों, सभी आर्थिक क्रियाओं को करने में भी भूमिका निभाता है, उसमें भी अपना योगदान देता है। अब ये चाहे आर्थिक गतिविधियां खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हो, कृषि जिसको हम कहते हैं, या फिर पशुपालन या मत्स्य पालन। इसके साथ ही उद्योग जो धंधे होते हैं, इनको हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ को चलाने में भी जल की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा उसका योगदान है।
और इसके साथ ही बिजली बनाने में भी जल काम में लाया जाता है। तो इतनी सारी खूबियां और इतने सारे गुण जल में हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं, और जो कि 100% सत्य है, कि जल जीवन का आधार है। जल के अभाव में जीवन संभव ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो ये सौर मंडल है, इसमें 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रह में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल पाया जाता है। दूसरे ग्रहों के बारे में अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि वहां जल है। हालांकि इसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं जल को वहां ढूंढने के। तो यही कारण है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में, और उन मुख्य बिंदुओं को समझने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा माना जाता है कि विश्व में जल के आयतन का, जितना भी जल पाया जाता है संसार में, उसमें 96%, 96.5 भाग प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है ना, समुद्रों में पाया जाता है, और जो कि लवणीय होता है। लवणीय का मतलब खारा, खारा पानी होता है, लवण होता है उसके अंदर, ठीक है, नमकीन पानी होता है ये, और जो हमारे किसी काम का नहीं होता, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3.5 अर्थात 3.5% पानी ये भूमिगत होता है, भूमि पर पाया जाता है या भूमि में पाया जाता है, और उसमें से भी सिर्फ जो हमारे इस्तेमाल के लिए काम आता है वह मात्र 2.5% पानी ही होता है। 2.5% पानी हमारे काम का होता है, क्योंकि वो अलवणीय होता है, वो मीठा होता है। अलवणीय का मतलब वो मीठा पानी होता है। तो जो मीठा जल है वह मात्र 2.5% है। जितना जल हमारे संसार में पाया जाता है उसका सिर्फ 2.5% पानी ही मीठा है, और वो हमारे इस्तेमाल के योग्य है, पीने के योग्य है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर का। इसके साथ ही अगला जो इसका मुख्य बिंदु है वह है भारत की अधिकतर नदियां, विशेषकर सरिताएं, प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये नदियां जहरीली क्यों हुई हैं, इसके कारण क्या हैं, ठीक है। तो भारत की अधिकतर नदियां, चाहे वो गंगा नदी हो या यमुना नदी हो या फिर ब्रह्मपुत्र हो या फिर कोई और कावेरी, सतलुज, ये सभी नदियां, चाहे नर्मदा, ये नदियां प्रदूषण का शिकार हैं, और ये इनका पानी जहरीला हो गया है, वो पीने लायक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें हम रसायन छोड़ रहे हैं, उद्योगों से निकलने वाला जहरीला रसायन, केमिकल इसको हम कहते हैं, केमिकल उसके अंदर जा रहा है। खेतों में प्रयुक्त होने वाला उर्वरक, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजर ऑल्सो, वो भी खेतों में से बह कर के, जब बारिश आती है तो बहुत सारा उर्वरक बह कर के नदियों में जाता है, और इस तरह से वो नदियों को खराब कर देता है। इसी तरह से हम खुद भी, स्वयं भी नदियों में गंदगी डालकर, कूड़ा करकट डाल करके भी हम उनको प्रदूषित कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी
परियोजनाएं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देश के अंदर लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने जल को निम्नीकृत करने में, वाटर को डिग्रेड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महत्वपूर्ण तो हम नहीं कह सकते, बुरी भूमिका कह सकते हैं कि बुरी भूमिका निभाई है, क्योंकि इन्होंने पानी को गंदा किया है, जल को प्रदूषित किया है। तो प्रश्न आता है कि भाई जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषित होता है, और जल प्रदूषित होने के वजह से ही जल की कमी हो जाती है। यानी जल की कमी का एक प्रमुख कारण जल प्रदूषण भी है, जो हम आगे जब जल दुर्लभता के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे। इसमें एक अगला जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है नदी बेसिन। नदी बेसिन क्या होती है? तो नदी बेसिन या रिवर बेसिन जिसको हम कह सकते हैं, यह मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र है। ये सिंचित क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया। तो इरिगेटेड एरिया दैट इज beside the river, main river and its subsidiary rivers is called river basin. नदी बेसिन कुल सिंचित एरिया को कहते हैं, एक तरह से उस सिंचित एरिया को, उस सिंचित क्षेत्र को जो मुख्य नदी और उसके सहायक नदी द्वारा सिंचित किया गया था। तो ये एक क्षेत्र ही होता है, नदियों के साथ लगता हुआ क्षेत्र, जिससे पानी जमीन को मिलता है और उसमें फिर सिंचाई होती है और वहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। तो इस तरह इसको, नदियों के साथ वाली जो जमीन है उसे हम नदी बेसिन कहते हैं। बहुत सिंपल। इसके साथ अगला इसके अंदर जो बिंदु है, पॉइंट है, वह है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब देखिए, ये भी एक अलग टॉपिक है इसमें। वैसे पानी को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए समय से पर आंदोलन चलाए गए हैं, तो उस आंदोलन के बारे में भी हम इसमें जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके बारे में भी हम इसमें समझेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ऐसा पर्यावरण के हित में चलाया गया आंदोलन था, और यह आंदोलन अभी भी जारी है, यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। तो एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, और पर्यावरण को बचाने के लिए जल, क्योंकि पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का ही भाग है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए, खास तौर से जल को बचाने के लिए, और वह जल भी नर्मदा नदी के जल को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन गुजरात में सरदार सरोवर बांध के बनाने के विरोध में शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ? गुजरात में नर्मदा नदी पर, देखिए नर्मदा नदी, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया, यह आंदोलन शुरू हुआ। और इसका विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण यह था कि बांध के बनने से बहुत सारा जंगल और उस जंगल के पेड़ जलमग्न हो गए थे, पानी में डूब गए थे, जो सीधे सीधे पर्यावरण को एक बहुत बड़ा नुकसान था, पर्यावरण को एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, और बाद में यह आंदोलन फिर कन्वर्ट हो गया, बदल गया, या इसका लक्ष्य बदल गया, विस्थापितों को पुनर्वास, उनका विस्थापितों का पुनर्वास करवाने के रूप में। यानी कि इस सरदार सरोवर बांध की वजह से भी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये सरदार सरोवर बांध, इससे बड़ी भारी संख्या में लोग विस्थापित हुए, यानी कि लोगों को अपने घर बार, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ठीक है, वो लोग विस्थापित हो गए, वो दरबदर हो गए।
तो विस्थापित लोगों को स्थापित करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनका पुनर्वास करवाने के लिए भी ये आंदोलन चलाया जाता है। और इस आंदोलन के जो बड़े नेता या लीडर्स हैं, उनमें नाम मेधा पाटेकर का सबसे पहले आता है। मेधा पाटेकर जो कि एक समाज सेविका है, सोशल वर्कर हैं, वो इस आंदोलन को लीड कर रही थी। उसके साथ ही उनके सहयोग दे रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे जैसे और दूसरे पर्यावरणविद। तो इस तरह से हम नर्मदा आंदोलन के बारे में अपनी विचार प्रकट कर सकते हैं। इसमें एक बिंदु आ रहा है, वैसे इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चैप्टर नहीं है इस नोट में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको सिस्टमेटिक बनाने की। लेकिन पहले कुछ बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पालर पानी, पालर पानी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पालर माने होता है वर्षा, वर्षा का पानी ही पालर पानी कहलाता है, ठीक है। और यह पालर पानी राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप है, पालर पानी, ठीक है। तो वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप जो कि राजस्थान के कुछ भागों में पालर पानी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो पालर पानी क्या है? वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप जो राजस्थान के कुछ भागों में पालर पानी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही भूमिगत जल है ना, हमने बताया कि जल की जो अवस्थिति है वह दो प्रकार की है। जल एक तो समुद्रों में पाया जाता है, महासागरों में, और दूसरा जल भूमि के अंदर पाया जाता है या भूमि के ऊपर पाया जाता है। अब जो भूमि है, भूमि के ऊपर तो नदियों में पाया जाता है, और जो भूमि के अंदर है भूमिगत जल, ठीक है, उसको हम लैंड वाटर भी कह सकते हैं कि वो जमीन के अंदर पाया जाता है। भूमिगत जल, जमीन के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। बहुत सिंपल है। मृदा माने होती मिट्टी, मृदा के नीचे बिछे हुए सैल आस्तरण छिद्रों, यानी कि भूमि के अंदर ऐसे बहुत सारे छिद्र हैं, उन छिद्रों में से जो पानी रिस रिस के आता है और वो पानी इस इकट्ठा हो जाता है जमीन के अंदर ही, वही भूमिगत जल है, ठीक है। इसके साथ है वर्षा जल संग्रहण, एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि जो वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। वर्षा जल संग्रहण का मतलब है वर्षा के जल को गड्ढों में इकट्ठा करना, ठीक है। जो वर्षा का जल है वो जल उसको इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसको वाटर हार्वेस्टिंग भी हम कहते हैं, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। जल विद्युत, ये क्या है? जल विद्युत का मतलब है पानी से बनाई जाने वाली बिजली, ठीक है। जल से निर्मित विद्युत को जल विद्युत कहते हैं, और यह जल विद्युत बहुत ऊंचे स्थान से पानी को नीचे गिरा के बनाई जाती है। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं, और उन बांधों में पानी को इकट्ठा किया जाता है, और फिर वहाँ ऊपर से पानी नीचे गिरा करके नीचे बहुत बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं, और उन टरबाइन जब वो घूमते हैं तो उससे फिर जो ऊर्जा बनती है या ऊर्जा निर्मित होती है उसे हम जल विद्युत कहते हैं। इसके साथ होता है, इसमें मुख्य बिंदु है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? देखिए, प्रपात का मतलब होता है झरना, बहुत सिंपल। नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना जलप्रपात कहलाता है, ठीक है। जो नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना जलप्रपात कहलाता है। नदी घाटी का मतलब है कि नदियों की एक घाटी वैली होती है, नदी बह रही होती हैं, और वो नदी जब ऊपर जाकर के नीचे गिरती है तो वो झरने के रूप ले लेती है, और वो झरना ही जलप्रपात कहलाता है। और जो नियाग्रा जलप्रपात है वो विश्व का सबसे बड़ा
जलप्रपात माना जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। इसमें एक मुख्य बिंदु आएगा बांध। बांध क्या है? बांध का मतलब क्या है? बांध किसे कहते हैं? ठीक है, तो बांध का मतलब होता है बांधना। देखो, बांध का मतलब क्या है? बांधना। बांधने से ही तो बांध बना है। बांध का मतलब है कि जल के बहाव को रोकना। जल बह रहा है, उसके आगे कोई रुकावट लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? कि बांध बन गया। बहते जल को रोकना या उसे दिशा देना, ठीक है, उसकी दिशा को मोड़ देना, या बहाव को कम करने के लिए जो दीवार खड़ी की जाती है उसे हम बांध कहते हैं। ठीक है, और फिर ये एक झील अथवा जलभरण का रूप ले लेती है। तो बहुत बड़े बड़े बांध हमारे देश के अंदर हैं। बहुत बड़े बड़े बांध देश में बनाए हुए हैं, जिनमें से भाखड़ा बांध और हीराकुंड बांध, ठीक है, बड़े बांध माने जाते हैं। सरदार सरोवर बांध जो कि अभी हाल ही में बना, वो भी एक बड़ा बांध है। अब प्रश्न आता है कि भाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? ये भी इसका एक मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का, जो कि जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं और इनके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या हैं ये, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, बहुउद्देश्य बहुत स्पष्ट है, ऐसी परियोजनाएं जिनका इस्तेमाल कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। बहु माने कई, तो कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या कई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुत ही सिंपल। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं विशेषकर नदियों पर बांध के रूप में देखने को मिलती हैं। तो नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, एक बार में अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्लियर? बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना जिससे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। अब जैसे बांध है, बांध से हमें बांध जब हम बना देंगे तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा और उस पानी को हम सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पानी में मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। उस पानी को हम बिजली बनाने के काम में ला सकते हैं और उस पानी को हम मीठे पानी में कन्वर्ट करके और उसे वाटर सप्लाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कितने सारे उद्देश्य पूरे होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना से। इसके साथ ही इसमें एक और मुख्य बिंदु है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसमें इसका जिक्र इसलिए आता है कि जो जल प्रदूषण करने का जो श्रेय कुछ इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी जाता है। जैसे ही देश के अंदर या विश्व में विकास की दौड़ शुरू हुई तो उस विकास की दौड़ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गईं, बड़े बड़े कारखाने लगाए गए और इन कारखानों ने जल को प्रदूषित करने का काम किया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसको हम एमएनसी के नाम से जानते हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ये वे कंपनियां हैं जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में पाया जाता है। यानी कि एक कंपनी जिसकी अलग अलग देशों में शाखाएं पाई जाती हैं, उस कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुत सिंपल है। बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में भी हैं जो एमएनसी हैं, ठीक है, और ये खासतौर से विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हों, मोबाइल बनाने वाली हों, एलईडी बनाने वाली हों, बिजली के क्षेत्र वाली कंपनियां हों, है ना, मोटर कार बनाने वाली कंपनियां हों। तो ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ऑडी है,
मर्सिडीज है, ये सभी कंपनियां एमएनसी कहलाती हैं। क्लियर? इसके साथ ही इसमें एक और मुख्य बिंदु आता है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये क्या है? तो सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सहारा लिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली नदियों व झरनों को के जल को बांस के बने पाइप द्वारा, ठीक है, एकत्रित करके, बांस के बने पाइप के द्वारा एकत्रित करके क्या करते हैं? सिंचाई करना बांस ड्रिप प्रणाली कहलाता है। यानी कि बांस के पाइपों के द्वारा झरनों के पानी को खेतों तक लाया जाता है, और इस विधि को या इस व्यवस्था को बांस ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे को और तफसील से और जो है सही तरह से डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये चैप्टर जल संसाधन से संबंधित है, तो इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी और डिस्कस करेंगे। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल को नवीकरणीय योग्य माना जाता है। जल क्या है? नवीकरणीय योग्य है, मतलब ये रिन्यूएबल है ना। प्राकृतिक संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो जैविक और दूसरा होता है अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक। और जो अबायोटिक हैं, यानी कि जो अजैविक हैं, उन्हें हम फिर दो कैटेगरीज में बांटते हैं, और वह है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जल नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल है। ये रिन्यू हो सकता है, मतलब रिन्यू होने का मतलब है कि इसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है। पानी स्वयं, अगर वो पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पानी फिर से हमें मिल जाता है। कैसे? जल चक्र के माध्यम से, समुद्रों से, वाटर साइकिल के माध्यम से पानी ऊपर जाता है, वो बादल के रूप में पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर ज़मीन पे पानी वर्षा के रूप में गिरता है। तो इस तरह से पानी नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो जल का नवीकरणीय प्राकृतिक रूप जल चक्र द्वारा होता है। जल चक्र, वाटर साइकिल, जैसे मैंने बताया आपको, हमें मिलाने वाला अलवणीय जल मिलने वाला है, मिलाने वाला है, हमें मिलने वाला अलवणीय जल सतही, अलवणीय मतलब मीठा और लवणीय मतलब खारा। तो हमें मिलने वाला अलवणीय जल सतही होता है, यानी क्या? तो वो भूमि के ऊपर पाया जाता है। अपवाह, अपवाह का मतलब होता है वो नदी के अंदर पाया जाता है, अथवा भूजल स्रोत से प्राप्त होता है। भूजल माने भूमि के अंदर से, जिसका निरंतर नवीकरण तथा पुनर्भरण होता रहता है। और ये पुनर्भरण किससे होता है? जल चक्र से। किससे होता है ये? जल चक्र से, ठीक है, वाटर साइकिल से। सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल वाष्प संघनित होकर कंडेंस्ड हो जाता है, वाटर बादलों के रूप में एकत्रित हो जाता है। जो ठंडे पृथ्वी पर वर्षा का यह जल दोबारा नदी से होते हुए सागरों में पहुंचता है, दोबारा जलवाष्प के रूप में फिर संघनित होता है, और फिर ये बादल बन करके बरसता है, और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। वाटर एक साइकिल जो है, किस तरह, जैसे कि वाटर साइकिल हम बनाते हैं, ये समुद्र है और समुद्रों से पानी उठ रहा है, बादल बन रहे हैं और फिर बादल बरस रहे हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसके साथ ही इसमें हम बात करेंगे, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जल दुर्लभता का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा प्रश्न है इस चैप्टर का। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता, जल दुर्लभता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर स्कार्सिटी।
वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। ठीक है, पानी की कमी, पानी का अभाव, जल का अभाव ही जल दुर्लभता कहलाता है, अर्थात पानी की कमी जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता के विषय में, यानी कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की कमी दुर्लभता कहलाती है, जल दुर्लभता कहलाती है। मूल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस जल की हमें जरूरत है, यदि वो जल हमें नहीं मिल पाता, उतनी मात्रा में वो जल नहीं मिल पाता, तो वो जल दुर्लभता कहलाता है। इसके बारे में एक स्वीडन के विशेषज्ञ ने बताया है कि कब हम जल दुर्लभता का शिकार होते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ का मानना है कि यदि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर पानी नहीं मिलता है, तो घन मीटर, ठीक है, जैसे होता है स्क्वायर मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है, ये होता है घन मीटर, कि अगर एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर पानी नहीं मिलता, तो इसका मतलब वह व्यक्ति जल दुर्लभता का शिकार है, मतलब उसे जल की कमी है, पर्याप्त मात्रा में उसे पानी नहीं मिल रहा है। ये स्वीडन के एक विशेषज्ञ का आंकड़ा